हाँ, पहला टेस्ट का क्वेश्चन था आपका कि डिस्कस द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर मेंशन्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित श्रमिकों से संबंधित मुख्य प्रावधानों की विवेचना करें। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं लेबर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान पढ़े हैं, इसमें से केवल दो ही, एक फंडामेंटल राइट में जो प्रावधान रखे गए हैं, मौलिक सिद्धांत में या मौलिक अधिकार में जो हमारा प्रावधान रखा गया है, और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो रखा गया है, मात्र इन्हीं दो प्रावधान को हम लोग को डील करना है। अब जैसे इसको हम लिख देंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत ऐसे प्रावधान रखे गए हैं, देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर आल्सो रिलेटेड टू द लेबर या वर्कर्स ऑफ द कंट्री, जो देश के श्रमिकों से संबंधित भी है। समझे? अब तब हम दिखेंगे कि मौलिक अधिकार में द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर द फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग लेबर आर एज फॉलोस, यानी कि मौलिक अधिकार में वर्णित श्रमिकों से संबंधित वर्णित मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। अब तब हम उसको क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। जैसे पहला है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसको हम लोग डील कर देंगे। उसके बाद है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध या प्रतिषेध, कि कोई भी श्रमिक कहीं भी जगह अगर जा करके काम करता है तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव हमको नहीं अपनाना है। उसी तरह है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता, यानी कि जो भी श्रमिक है और उसकी योग्यता क्षमता के हिसाब से सबको एक तरह की समानता होनी चाहिए। इसी तरह से है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी किसी भी श्रमिक से हम लोग छूआछूत की भावना नहीं रखेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे। उसके बाद आएगा 6 फ्रीडम्स में जो हमको राइट टू स्पीच मिला है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, राइट टू एसोसिएशन और यूनियन है, तो ये सब को हम लोग लिख देंगे। इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, तो इसको हम लोग वो कर लेंगे। उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आएंगे, उसमें कौन कौन से प्रावधान है जो वर्कर से रिलेटेड है, तो जिसमें आर्टिकल 19 है, 41 है, 42 है, 43 है, 43A है, ये सब के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डील कर देना है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन है, इसमें A और B नहीं किया है, तो कम से कम 6 पेज में हम जाएं, और A B अगर कर दिया रहता तो इसको हम लोग 3 पेज मैक्सिमम लिखते, कंसाइज कर देते। जो भी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन है या उसका जो डील करेंगे, जो उसकी विवेचना करेंगे, उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके कर देंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, ये आराम से लिख सकते हैं। अब है हम लोग का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न,
ये थोड़ा ट्विस्टेड है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, यानी अम्ब्रेला कानून की क्या अवधारणा है। इस संबंध में वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किस तरह के कदम उठाया गया है। तो पहला पूछता है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्या है। तो ये जान लीजिए, जो किताब वगैरह पढ़े हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी, नहीं पढ़े हैं यहाँ जानकारी लीजिए कि ये अम्ब्रेला छाता है, और इस छाता का ऐसे फोल्ड होता है। अब ये छाता में जो कॉमन चीज है, जो हर फोल्ड से कनेक्टेड है, हर फोल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कॉमन ये है। सब में है। और उसके बाद डिफरेंस क्या है, तो हर फोल्ड जो है वह एक दूसरे से अलग है। ये मानिए फोल्ड 1 हो गया, फोल्ड 2 हो गया, फोल्ड 3 हो गया, फोल्ड 4 हो गया, फोल्ड 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से और फोल्ड हो सकते हैं। तो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो हम जानते हैं कि गठित हुआ था 1999 में गठित हुआ था और 2002 में अपना रिपोर्ट दिया था। इसके अध्यक्ष थे रविंद्र वर्मा। नहीं हो रहा, क्लीन करने से पूरा साफ हो जाएगा, कैसे होगा। तो देखें कि 1999 में गठित हुआ और 2002 में रिपोर्ट दिया। रविंद्र वर्मा उसके अध्यक्ष थे। इसका नाम था सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। इसी का सिफारिश था कि देयर शुड बी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इन द कंट्री। उसका कहना था कि एक ही विषय पर, जैसे हम मजदूरी ले लें तो मजदूरी विषय पर अनेक कानून हैं, जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लेजिस्लेशन है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए।
तो अब क्या है कि इनका सिफारिश था कि जो कॉमन प्रावधान है वो छत्ता के डंडा के रूप में रहेगा, और जो एक प्रावधान दूसरे कानून से डिफरेंट है और उसको होना जरूरी है, तो वो अलग अलग फोल्ड के रूप में होगा। यानी एक चैप्टर, एक अध्याय देंगे, टोटल जितने भी सामान्य प्रावधान है सब में, जैसे वेज का डिफिनीशन, एम्प्लॉयर का डिफिनीशन, पारित करने का जिम्मेवारी, लागू करने का जिम्मेवारी, कहाँ कार्यान्वित होगा, ये सब जो कॉमन प्रावधान है उसको हम एक डंडा के रूप में रख देंगे, और जितने भी डिफरेंट प्रोविजंस है उसको हम लोग अलग अलग चैप्टर बना करके फोल्ड के रूप में रख देंगे। यानी कि एक एक चैप्टर हो गया और ये एडिशनल चैप्टर्स हो गए। तो इसी को फॉलो करने के लिए सरकार ने 1920 में एक संहिता बनाया, कोड ऑन वेजेस, और 1919 में कोड ऑन वेजेस बनाया, और 1920 में 3 कोड बनाया। एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, दूसरा कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। 2019 में ना, 2020 में एक आया, 2019 में कोड ऑन वेजेज, और दूसरा 3 आया 2020 में। 2020 में पहला था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, दूसरा था इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, तीसरा था सोशल सिक्योरिटी कोड। ये 3 20 में आया। तो इसी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का जो सिफारिश था उसी को फॉलो करने के लिए देश में 4 कोड जो है सरकार द्वारा बनाई गई है। यह कोड चूंकि अभी लागू नहीं है, कभी भी लागू हो सकता है, तो यही का प्रश्न था कि अम्ब्रेला कानून की अवधारणा क्या है। तो कहिएगा कि जो एक विषय पर, जैसे सामाजिक सुरक्षा विषय हम ले लिए, सोशल सिक्योरिटी हम विषय ले लिए, सामाजिक सुरक्षा, ये सोशल सिक्योरिटी विषय पर आप खुद देखिएगा कि 4 कानून आपको पढ़ना है। एक है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 का, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। दूसरा पढ़ना है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तीसरा पढ़ना है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का। चौथा पढ़ना है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का। इसके अलावा भी हमारे पास सामाजिक सुरक्षा का कानून है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम। तो कहा कि जितने भी कानून, चाहे संगठित क्षेत्र का हो या संगठित क्षेत्र का हो, वो सब को एक साथ मर्ज कीजिए और मर्ज करके एक कानून का रूप दे दीजिए। तो यही था कि मर्ज किया गया। तो मानिए कि कॉमन प्रावधान, ये सब का जितना का कॉमन प्रावधान है वो कॉमन प्रावधान यहाँ रख दिया गया, और मानिए कि एसी एक्ट है, एसी एक्ट यहाँ रख दिया गया, एम्प्लॉइज कंपनसेशन दूसरा, तीसरा, इस तरह से अलग अलग चैप्टर में ये सारे प्रावधान को रख दिए गए। तो यही था कि वर्तमान संदर्भ में, इस संदर्भ में वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किस तरह का कदम उठाया गया है। तो केंद्र सरकार क्या किया है कि संहिता पारित किया है, और चारों संहिता के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में लिख देना होगा, समझे। अगर कानून का नाम याद है तो कम से कम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिलाकर 13 कानून तो आपके पास याद होना ही है। तो 13 का नाम लिख करके हर में, जैसे मजदूरी संहिता जब लिखेंगे तो इसमें अनेक कानून को मिलाया गया है, जैसे 3 नाम 4 नाम जो मजदूरी का है लिख देंगे, इत्यादि कर देंगे। इसी तरह से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य के घंटे संहिता, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जब लिखेंगे तो उसमें कारखाना अधिनियम का याद नाम है, बीड़ी सिगार अधिनियम उसमें रखा गया है। इसके अलावा खान अधिनियम रखा गया है, बगान श्रमिक अधिनियम रखा गया है, नाम 2-4 का लिख के इत्यादि कर देंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता में आपको नाम 4 कम से कम याद है, वो लिख कर इत्यादि कर देंगे। तो ये कहिएगा कि जो एक ही विषय पर, विषय है सामाजिक सुरक्षा, उस पर अनेक कानून है, इसी कानून को एक छाता के रूप में
छाता क्या में क्या कैसे इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा कि जो कॉमन प्रावधान है वो ये सब में कॉमन है। डंटा जो है हर फोल्ड में कॉमन है, तो कॉमन प्रावधान को एक साथ रख देंगे और जो डिफरेंट प्रोविजंस है उसको अलग अलग रख देंगे। तो यही अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की अवधारणा था। यह अवधारणा की सिफारिश किया द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, जो 1999 में गठित हुआ था, 2002 में रिपोर्ट दिया था। रविंद्र वर्मा इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ सीधे लिखिएगा कि सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रविंद्र वर्मा recommended that there should be umbrella legislation. It means there should be one legislation on one subject matter related to employment conditions. या नियोजन की दशा पर से संबंधित एक विषय पर एक कानून होना चाहिए। तो नियोजन का दशा में मजदूरी हम जानते हैं, कार्य की दशा जानते हैं, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा जानते हैं, उसके बाद औद्योगिक संबंध के बारे और विवाद के बारे में जानते हैं। तो कहा कि एक विषय पर एक कानून पारित कीजिए और अलग अलग जो कानून का बोझ है उसको समाप्त कर दीजिए। यही इसका सिफारिश था। और इस पर क्या हुआ कि 4 कोड जो है सरकार पारित किया और चारों कोड के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को लिख देना है। तो ये इसका जवाब होगा, लिखिएगा। ये भी आपको 5-6 पेज में आराम से चला जाएगा। ऊपर यहां कहता है कि एक्सप्लेन द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ड्यू टू विच द इंडियन लेजिस्लेशंस आर फेलियर टू अचीव, गलत है, फेलियर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। उन उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें जिसके प्रभाव स्वरूप भारतीय श्रम कानून अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल है। यानी कि भारतीय श्रम कानून का जो सक्सेस रेट है, सफलता की दर है, वो क्यों कम है, क्या कारण है कि भारतीय श्रम कानून जो है वो सफल नहीं है, आंशिक सफल है। इस तरह का ये प्रश्न है। तो हर कानून जब पढ़ते हैं तो उसमें हर कानून में आपको एक चीज जरूर मिलता है, उचित कार्यान्वयन का भाव। दूसरा मिलता है श्रमिकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता। तीसरा मिलता है निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या। कुछ कानूनों में मिलता है प्राधिकारी की अपर्याप्त संख्या। तो कुछ में मिलता है कि नियोजक में डर का, भय की कमी। तो इसी सब चीज को हमको लिखना है। अब यहां लिख देंगे कि बहुत तरह के कानून हैं, माने बहुत तरह की स्थितियां हैं जिसके चलते यह कानून उतना सक्सेस नहीं है। समझे कि इस कानून के सफलता के लिए बाधक जो हैं वो बहुत तरह के परिस्थितियां हैं और तब उसको एक एक करके डील करेंगे। पहला इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन को घुमा करके, ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है। ये कह सकता है कि व्हाई द इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस are not successful, ये इस तरह से घुमा देगा। इसी तरह से इसको जस्ट रिवर्स करेगा कि सजेस्ट मेजर्स फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस।
तीसरा कर सकता है कि व्हाई इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस आर पार्शियल सक्सेसफुल। पार्शियल सक्सेस, तो इस तरह से ट्विस्ट करेगा। तो आप क्वेश्चन को पहले तोड़िए। तो कहता है कि यहां सीधे किया कि क्या कारण है, तो इसको ऐसे ऐसे घुमा करके भी पूछ सकता है क्यों सफल नहीं है। तो इसके लिए आप जब भी क्वेश्चन का जवाब लिखिए तो पहले जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछता है उस तरह से इंट्रो दीजिएगा। 2-4 लाइन जो इंट्रो देना होगा तो वो क्वेश्चन के हिसाब से देना होगा, समझे। अगर ये पूछ लिया कि व्हाई इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस आर पार्शियल सक्सेसफुल, तो यहाँ वहीं देंगे कि देयर आर डिफरेंट रीजंस ड्यू टू व्हिच द इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस इज फाउंड पार्शियल सक्सेसफुल एवरीवेयर, समझे, इन द कंट्री। कि कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि देश में हर जगह भारतीय श्रम कानून जो है आंशिक रूप से सफल है। सम इम्पोर्टेंट रीजंस या कॉजेज आर एज फॉलोज, समझे। कुछ महत्वपूर्ण कारण जो है इस प्रकार है। अब तब उसको पॉइंट वाइज 1, 2, 3 करेंगे। यह जो पूछा है ये क्वेश्चन सजेस्ट मेजर्स फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, तो यहाँ क्या करना है कि वह रीजन तो हम लिखेंगे, जैसे लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उचित कार्यान्वयन का अभाव है जिससे कि ये सफल नहीं है। अब उसी को जस्ट रिवर्स करके लिखेंगे कि देयर शुड बी प्रॉपर मैकेनिज्म रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इन द कंट्री, यानी देश में श्रम कानून के कार्यान्वयन संबंधी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, समझे। तो अगर इस तरह करते हैं सक्सेस हो जाएगा। उसी तरह इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द वर्कर्स, तो उसको हम लिखेंगे द इंडियन वर्कर्स डोंट नो अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द एनी लेबर लेजिस्लेशंस परफेक्टली, यानी भारतीय श्रमिक जो है वो किसी भी श्रम कानून के प्रावधानों की बेहतर जानकारी नहीं रखते हैं। ड्यू टू विच दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द वर्कर्स, जिसके कारण जो है वो नियोजक द्वारा शोषित किए जाते हैं। अब उसका सजेशन कैसे लिखेंगे कि देयर शुड बी नॉलेज अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द लेबर लॉज टू द वर्कर्स, यानी कि श्रम कानून के प्रावधानों के संबंध में ये श्रमिकों की को जानकारी होनी चाहिए, समझे। इन सच सिचुएशन इट द लेबर लेजिस्लेशन में बी इफेक्टिव और सक्सेसफुल, ऐसी स्थिति में भारतीय श्रम कानून प्रभावी और सफल हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सजेशन देंगे। इसी तरह इनएडिक्वेट, एक और एग्जाम्पल लिख लें, इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स, निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या, तो यहाँ भी कहेंगे कि ड्यू टू इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स द प्रॉपर द इंस्पेक्शन वर्क इज अफेक्टेड, ड्यू टू विच द इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस आर नॉट होली सक्सेसफुल और फेलियर और पार्शियल सक्सेसफुल। जो क्वेश्चन आएगा उसी वर्ड को हम लोग वहां यूज करेंगे, समझे। और तब सजेशन अगर मांग रहा है, इस क्वेश्चन में सजेशन मांग रहा है, तो अगर सजेशन मांग रहा है उसके बाद हम लोग मेजर सजेस्ट कर देंगे कि सेपरेट इंस्पेक्टर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द इंस्पेक्शन वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर लॉज, यानी श्रम कानून के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से निरीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ऐसा होगा देन इट विल बी सक्सेसफुल। तो ये भी आप इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। यहाँ तो कारण पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया, लेकिन कहेगा कि मेजर सजेस्ट कीजिए, इसी को उलट के पूछेगा क्यों पार्शियल सक्सेसफुल है, ये कर देगा। कभी कभी कहता है कि व्हाई इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस आर नॉट होली सक्सेसफुल,
होली सक्सेसफुल, क्या वो पूर्णतः सफल रही है? इसका भी जवाब यही होगा। कभी कभी ऐसा भी कर देगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors due to which Indian labor legislations are ineffective to achieve the objectives, to achieve the objectives। यानी भारतीय श्रम कानून अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अप्रभावी है। समझे? उससे रिलेटेड क्या कारक है, समझे, कि कौन से कारक हैं जिसके कारण भारतीय श्रम कानून अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अप्रभावी है। तो यह भी इसी को ट्विस्ट किया गया है। तो देखिएगा कि ये सिंपली जो है आपको लिखना है कि क्या क्या स्थितियां हैं। तो 3-4 हर कानून में आप पढ़िएगा, 3-4-5 है। उसके बाद इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स है, इनएडिक्वेट नंबर ऑफ अथॉरिटी है, लैक ऑफ रिजिड पनिशमेंट है, लैक ऑफ फियर अमॉन्ग द एम्प्लॉयर्स हैं, समझे। उसके बाद जो है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन के कारण भी, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन हो तो उनका दबाव पड़ता है श्रम कानून को कार्यान्वित कराने में। तो ये सब जो है आप उसको डील कीजिए, और कोई भी किताब आप देखिएगा उसमें इस चीज की चर्चा की गई है, समझे। और अगर और इफेक्टिव बनाना है तो ये जैसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा गया द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा, तो उसने भी ये देखा कि अगर एक विषय पर अनेक कानून हो तो एम्प्लॉयर जो है वो बार्गेन कर सकता है। जैसे एम्प्लॉयर का डिफिनीशन इस कानून में अलग हो, उस कानून में अलग हो, तो एम्प्लॉयर कहेगा नहीं ये कानून का डिफिनीशन फॉलो किया जाना चाहिए, दूसरा कहेगा ना उस कानून का। उसी तरह वेज का डिफिनीशन में अगर डिफरेंस हो अलग अलग कानून में, तो फिर से जो सुटेबल होगा उसी डिफिनीशन को कहेगा नहीं इसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो कहा कि नहीं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बनाइए, इस तरह से जो कंपैरेटिव डिफरेंस है जो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक और था कि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, इस पर भी आपका आयोग का है। तीसरा था कि लेबर लेजिस्लेशन को हमेशा अप टू डेट किया जाना चाहिए, कि आउटडेटेड है, बहुत सारा कानून का जो पनिशमेंट है वो आउटडेटेड है। जैसे 5 रुपया का दंड है, 10 रुपया का दंड है, तो आज के डेट में 5 रुपया के दंड से कोई नहीं डरेगा, 10 रुपया के दंड से कोई नहीं डरेगा। उसी को 10,000 20,000 कर दिया जाए तो कुछ भय जो है वो जरूर होगा। तो हमेशा इसको अप टू डेट करना चाहिए। तो ये सब आपका फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडियन लेबर लेजिस्लेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसी शब्द को हमको यूज करके यहाँ आंसर करना है। जैसे सजेस्ट मेजर्स, तो पहले कहेंगे ये कारण उल्लंघन करता है, इसके कारण जो है सक्सेस नहीं है, अगर एक कर देंगे उलट के बोलेंगे सक्सेस होगा। यहाँ पूछ रहा है क्यों पार्शियल है, तो हम लोग वहीं लिखेंगे कि ये कारण है जिसके चलते पार्शियल सक्सेसफुल है। क्यों होली सक्सेसफुल नहीं है, तो ये कारण है जिसके चलते होली सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाद कहता है कि क्या कारक हैं, तो ये सब कारक है जिसके चलते उद्देश्य प्राप्ति में इनइफेक्टिव है। तो जो क्वेश्चन में वर्ड यूज करेगा उसी वर्ड को हमको यूज करके आंसर राइटिंग करना है। इससे क्या होगा कि बात एक ही है लेकिन 4-5 वेराइटी से अगर उसको ट्विस्ट करके पूछ रहा है तो जो वो वर्ड कर रहा है उसी को हम जान रहे हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो है उसका जवाब एक है, लेकिन जो वह वर्ड यूज करके क्वेश्चन कर रहा है उसी वर्ड को हमको यूज करके आंसर करना है। तो हमको आंसर एक ही याद रखना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हमको वर्ड यूज करके आगे स्टेप लेना है।
आंसर करना है। अगर ऐसा करते हैं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, और नहीं तो कहेगा कि वो रट्टा क्वेश्चन का मारा था, क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया तो हूबहू उसी को नोट कर दिया। आंसर तो सही होगा लेकिन थोड़ा सा उसका इंप्रेशन जो है वह गलत हो जाता है, तो वहां 1-2 नंबर कम करेगा। तो जो वर्ड यहाँ हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पूछा, किसी को कॉजेज पूछ देगा, कारण कह देगा, ठीक है, कभी कह देगा कि ये सक्सेस उलट के बताइए, कभी कहेगा पार्शियल सक्सेस, कभी कहेगा क्यों नहीं, व्हाई नॉट होली सक्सेस। तो जिस तरह से करेगा उस तरह से हमको जवाब देखना है। सर क्या इसमें मेजर्स भी बताना होगा कि क्या? जैसे क्वेश्चन जो पूछा है मतलब टेस्ट में, उस क्वेश्चन में मेजर्स भी बताना चाहिए क्या कि क्या मेजर होगा? लेजिस्लेशन नहीं, यहाँ मेजर्स नहीं पूछा है आपको। इस क्वेश्चन में यहाँ सजेस्ट मेजर्स का रहा है। नहीं सर, इस क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसमें क्या दे सकते हैं? नहीं, इसमें मेजर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे 5 पन्ना में हो जाएगा क्या इसका आंसर? हाँ, 5 पेज में हर जो कॉज है उस कॉज को जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो आप जरा किताब पढ़िए, किताब में क्या है कि जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो 10 पेज में आपका चला जाएगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा किताब से सपोर्ट ले लीजिएगा, समझे, और वहां सजेशन नहीं देना पड़ेगा। और जब सजेशन आएगा तो वहां अगर लिखने लगिएगा तो फिर से भाग जाएगा, तो वहां एक्सप्लेनेशन जो होगा उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, लैंग्वेज को, समझे, उसको हम 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे या 2 लाइन में सजेस्ट कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे आप अपने से एक बार प्रयास कीजिएगा कि होता है कि नहीं, अगर नहीं होगा अगले बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 10-12 कारण जो है आपको किताब में ऑलरेडी मेंशन है, समझे। तो अगर छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा डील ज्यादा कर दीजिए, बड़ा हो रहा है तो डील थोड़ा सा कम कर दीजिए, लेकिन आप पॉइंट वही यूज करना है। और दूसरा ध्यान में रखना है कि जो ये क्वेश्चन में वर्ड यूज कर रहा है उसी वर्ड को यूज करके हमको एक्सप्लेन करना है। बोलिए, और कोई प्रॉब्लम? सर कह रहे थे कि इंडियन लेबर जैसे क्वेश्चन है, इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस आर प्रोग्रेसिव बट इनइफेक्टिव कमेंट। तो सर यहाँ पे एक तो पहला आ रहे हैं उस क्वेश्चन पर। नहीं, वो नहीं पूछना था, ठीक है सर। ये जो यही क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ड्यू टू विच द इंडियन लेजिस्लेशन आर फेल्योर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो सर इसमें जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे अगर स्टार्ट कर देंगे कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ड्यू टू विच इंडियन लेजिस्लेशन, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट। या फिर सर थोड़ा सा इंडियन लेजिस्लेशन को डिफाइन करके करेंगे? वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए कि इंडियन आपको 13 को तो आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी करीब 65 को कानून है, समझे। तो कानून को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कहिएगा कि ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि वेज से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट लेजिस्लेशंस रिगार्डिंग वेज पेमेंट, वेज, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सेट्रा इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, समझे। तब आइएगा, समझे, अपना क्वेश्चन पर आ जाएगा। इससे ज्यादा इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। किसी कानून को का मैंने जब लिखने लगिएगा तो बहुत सारा कानून है, थोड़ा थोड़ा में भी कानून का परिचय ही लिखने में टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मेन टारगेट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कर क्या रहा, उस चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। सर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देते। इसका तीसरा का? जी सर, ये तीसरा, चलिए मिटाइए उसको। वो इंट्रो समझ नहीं आ रहा था कैसे लिखना है। अच्छा, देखिए यहां आपको इंट्रो में सीधे आइए, कहिएगा कि डिफरेंट लेबर लेजिस्लेशंस
different labor legislations are implemented in the country regarding different aspects of the labor. Different aspects of the labor. ठीक है, ये कर दिए. If we analyze the Indian labor legislation, then we can say that the Indian labor legislations are failure to achieve their objectives. क्वेश्चन रख दिए यहाँ. Analyze the Indian labor legislations, then we can say that Indian labor legislations are failure to achieve their objectives. ठीक है. In this regard, there are different factors which can said to be responsible. ठीक है. उसके बाद फुल स्टॉप बाद some responsible factors are as follows. और बस अब आप एक एक पॉइंट को डील करना शुरू करें. सर थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए. हाँ, हिंदी में सर, हिंदी में. इंट्रो. हाँ, देश में श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित श्रम कानून पारित किए गए हैं. यदि इन श्रम कानूनों का विश्लेषण किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अनेक कारक हैं जो जिसके प्रभाव स्वरूप भारतीय श्रम कानून अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल दिखाई देता है. कुछ महत्वपूर्ण कारक या महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक की संक्षिप्त चर्चा नीचे कर रहे हैं. देखिए, अब यहाँ टेक्निक एक सीख लीजिए कि जैसे आपके माइंड में उस समय 10 याद आ रहा है और टीचर जब कॉपी वैल्यूएट कर रहा है उसके माइंड में 15 याद आ रहा है, तो आप ऊपर कुछ महत्वपूर्ण कारक लिख दिए तो थोड़ा आपका बचाव हो जाएगा. इसलिए कि आप जो उसमें इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 15 जो आप 10 इंपॉर्टेंट समझे वो टाइम और पेज को कंसीडर करती है, उतना ही को आप एक्सप्लेन किए हैं. समझे? तो मुख्य ऊपर या महत्वपूर्ण लिखना जो है हमको सुरक्षित करता है. और जब हम एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में 2-4 हम एग्जाम्पल दे करके अगर इत्यादि लिख देते हैं तो वहां बचाव हो जाता है. इसलिए कि इंटायर एग्जाम इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कोट द इंटायर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट मैटर. किसी भी विषय वस्तु से संबंधित जो बहुत सारे या अनेक उदाहरण को लिखना संभव नहीं है, कोट करना संभव नहीं है, तो वहां इत्यादि देकर के हम कर देते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन में महत्वपूर्ण शब्द और लास्ट में इत्यादि शब्द जो है वो बहुत कारगर इफेक्टिव होता है. बोलिए और आगे चलिए, आगे बढ़ाइए.
सर कहना था कि जो यहाँ पे फेल्योर लिखा है तो सर फेल्योर को फेल्योर ही छोड़ देंगे ना, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है वो तो नहीं डालेंगे। नहीं नहीं, बाद में आप कंक्लूजन जो दीजिएगा ओवरकम करने के लिए जो सजेस्ट वाला क्वेश्चन है ना, जी तो सजेस्ट वाले क्वेश्चन में ना ओवरकम आपको लिखना है। यहाँ फेलियर वाला में फेलियर को डील कीजिए। अगर ओवरकम को डील करने लगिएगा तो आप फेलियर को का डील जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, समझे। तो चूंकि केवल फेलियर पूछ रहा है, सजेस्ट मेजर्स नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप फेलियर को डील कीजिए और लास्ट में कहिएगा कि अगर इन समस्याओं को, समझे, या इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर दिया जाता है देन द इंडियन लेबर लेजिस्लेशन विल बी मोर इफेक्टिव, समझे। लास्ट में 2 लाइन हमको कंक्लूड कर दीजिएगा, समझे। अगर सजेस्ट मेजर्स कह रहा है तब हर क्वेश्चन में फेलियर का कारण को थोड़ा डिटेल करेंगे और उसी में सजेशन पैराग्राफ चेंज करके करते जाएंगे हर पॉइंट में, समझे। सर कंक्लूड तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ही करेंगे ना। पॉजिटिव नहीं हुआ, इफ वी इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स देन द इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस में बी मोर इफेक्टिव, तो पॉजिटिव तो ही है गया। इन अगर समस्याओं को दूर कर दिया जाए तो भारतीय कानून जो है, श्रम कानून, और प्रभावी हो सकता है। सर मे बी और शैल बी दोनों लिख सकते हैं, ओके। इसलिए कि हम करिए देंगे गारंटी नहीं है, समझे। तो शैल भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस आर प्रोग्रेसिव बट इनइफेक्टिव। ये भारतीय श्रम कानून प्रगतिशील है। यहां फिर से भारतीय श्रम कानून प्रगतिशील है लेकिन निष्प्रभावी है। विवेचना करें, यानी कि इसका नेचर प्रोग्रेसिव है, समझे, लेकिन प्रभावी नहीं है। तो अब प्रगतिशील होने की क्या पैरामीटर हो सकता है? प्रगतिशील कोई भी कानून बेहतर है, इसका क्या पैरामीटर हो सकता है? तो पहला पैरामीटर है कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये प्रावधान, कितने प्रावधान हैं। किसी विषय पर हम जो कानून बना रहे हैं उस कानून के प्रावधान जो हैं क्या उस विषय के सभी पहलू से संबंधित हैं या नहीं है। तो यहां हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हम बनाए या कोई भी कानून बनाए, तो इस कानून में जो प्रावधान है वह प्रावधान क्या पेमेंट ऑफ वेजेज का, मजदूरी भुगतान से संबंधित जो समस्याएं थी वो सारे समस्याओं के समाधान पर हैं या नहीं है। अगर हैं, इसका मतलब है वो कानून प्रगतिशील है। कोई भी विषय ले लीजिए, जैसे कारखाना एक्ट बना, फैक्ट्रीज एक्ट, तो कारखाना एक्ट बना वर्किंग कंडीशन के लिए, तो क्या यह एक्ट जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर हैं, फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स का जो वर्किंग कंडीशन होता है और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उस सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है या नहीं है, ये पहला पैरामीटर होगा। अगर है देन द एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज
प्रोग्रेसिव, समझे। तो पहला एक होता है कि प्रगतिशील का हम कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे कि यह प्रगतिशील है या नहीं है। तो पहला हमको ये मिल जाता है कि ये स्थिति है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये कानून प्रगतिशील है। अब दूसरा है कि किसी भी कानून को प्रगतिशील होने का पैरामीटर है कि क्या ये टाइम टू टाइम अमेंड करके अप टू डेट किया जाता है कि नहीं। दूसरा कि क्या रेगुलर अमेंडमेंट दिखाई देता है कि नहीं। अगर कानून का रेगुलर अमेंडमेंट हो तो कभी आउटडेटेड नहीं होगा। तो दूसरा हम देखते हैं कि जितने भी कानून हैं, चाहे आप एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट देखिए, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखिए या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट देखिए, हर कानून को समय समय पर जो है वो अमेंड किया जाता रहा है। दूसरा ये चीज है, तो यहां भी जस्टिफाई करता है कि कोई भी भारत का कानून है उसमें जो कमियां दिखाई देती है उस कमी को सरकार जो है वो संशोधन के द्वारा दूर करने का प्रयास करती है। तो ये दूसरा पैरामीटर भी हमको सपोर्ट करता है कि नहीं जो है ये प्रगतिशील है। तीसरा है कि अगर उस देश में कोई श्रम आयोग, लेबर कमीशन कंस्टिट्यूट हो रहा है या लेबर कमिटी कंस्टिट्यूट हो रही है या कमीशन, श्रम आयोग या श्रम समिति बन रही है, तो वह श्रम आयोग पर ही हम जरा फोकस होगा, इसलिए श्रम समिति बहुत कम बनती है। तो अगर श्रम आयोग भी कम बनता है लेकिन श्रम आयोग जो है वह बहुत विस्तृत रूप से, वाइडर सेंस में वह स्टडी करता है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर या लेबर वो स्टडी करता है। और जब कमिटी बनाया जाता है तो किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर कमिटी बनाई जाती है। तो एक एस्पेक्ट पर अगर बनाए तो कमिटी हुआ, और इंटायर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जब हम बनाते हैं तो उसको हम लोग कमीशन आयोग कहते हैं। तो क्या भारत में जो श्रम आयोग बनता है या किसी कानून या सामान्य रूप से जो सरकार समिति बनाती है और उसके सिफारिश जो होते हैं, उस सिफारिश को क्या गवर्नमेंट द्वारा श्रम कानून में लागू अपनाने का या जोड़ने का स्थिति देखा जाता है कि नहीं। यानी कि ये लेबर कमीशन या कमिटीज के रिकमेंडेशन को, इसके सिफारिश को क्या फॉलो किया जाता है कि नहीं, अपनाया जाता है कि नहीं। तो आप यहां जो है ये देखिएगा कि नहीं, सरकार अपनाने की कोशिश करती है। ऐसे सरकार सभी सिफारिश को तो नहीं, लेकिन पार्शियल जो है सिफारिश को जरूर अपनाती है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लें कि पहले था कि चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी, अब उसको हम लोग एडवाइजरी कमेटी कर दिए। तो चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी था, वो जो ऑक्यूपेशन या प्रोसेस की सिफारिश करता था कि यहाँ चाइल्ड लेबर को नहीं होना चाहिए, सरकार ने सबको बढ़ाते गया। रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ 9 और 20 था वहाँ 18 और 65 हो गया था। और मैंने उसी तरह से आप देखिए कि आपका नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिपोर्ट दिया था कि ट्रेड यूनियन में आउटसाइड मेंबरशिप है उसको कम किया जाए, उसको भी सरकार लागू किया। उसी तरह से लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिपोर्ट दिया था कि देयर शुड बी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, तो सरकार ने जो है मिनिमम वेज एक्ट लाई। ऐसे वो रॉयल कमीशन ऑन लेबर का सिफारिश भी था, लेकिन लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिपोर्ट दिया, उस पर आ गया।
इस तरह बोनस कमेटी बना था, उसके सिफारिश को सरकार ने लागू किया, बोनस अधिनियम पारित किया। इसी तरह बीपी आधारकर के केस में देखिएगा, उन्होंने ड्राफ्टेड स्कीम दिया, उस पर हमारा ईएसआई एक्ट लागू हुआ। तो इस तरह से एक दो एग्जाम्पल दीजिएगा और कहिएगा कि इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव लेबर लेजिस्लेशन। ये भी जो है वो प्रगतिशील श्रम कानून का एक संकेतक या संसूचक है, समझे। तो एक ये देखिएगा। उसके बाद इसको हम डील करेंगे कि यह प्रगतिशील है। उसके बाद अगला जो आता है, अगला पॉइंट कि जस्टिफिकेशन का, वह देखते हैं कि जैसे मानिए कि अगर रॉ मटेरियल हो और बनाने वाला आदमी नहीं हो तो वह अच्छा डिश नहीं बन सकता है, अच्छा भोजन नहीं बन सकता है। तो क्या कोई मैकेनिज्म है सेटअप भारत या बिहार में जो इस श्रम कानून को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करे? तो देखिएगा कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज की बात आएगी। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, और अगर स्टेट के लेवल पर देखेंगे तो बिहार में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार है। ठीक है, कि दोनों स्तर पर हमारा व्यवस्था किया गया है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, ताकि इसको ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। उसके बाद अगला जो पैरामीटर है वह है कि अगर कोई कंप्लेंट या डिस्प्यूट होता है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई विवाद होता है या दावा की जाती है, क्लेम या कंप्लेंट किया जाता है, तो उसके डिस्पोजल के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है? तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके भी डिस्पोजल के लिए अथॉरिटी, अपलेट अथॉरिटी, उसके बाद मशीनरी है, कंसिलिएशन अफसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल, ये सब की व्यवस्था है। तो यहाँ देखिएगा कि कंप्लेंट या क्लेम या कंप्लेंट को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम लोग अथॉरिटी, अपलेट अथॉरिटी की व्यवस्था करते हैं। कुछ कानून में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी। जैसे कहीं एम्प्लॉइज कंपनसेशन कमिश्नर कहलाता है, कहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, कहीं कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहते हैं, कहीं डायरेक्ट अथॉरिटी कहते हैं, नहीं। तो अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी की भी व्यवस्था है। दूसरा कि अगर डिस्प्यूट हो जाए तो आईडी एक्ट में मशीनरी की भी व्यवस्था है। उस डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट अगर हो जाए तो इसमें मशीनरी की भी व्यवस्था है जो विवाद का समाधान करे, उससे रिलेटेड। तीसरा हम देखेंगे कि क्या टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि झगड़ा हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम जो काम किए, वर्क डन किए, उस वर्क डन का जब तक इवैल्यूएशन नहीं होगा तब तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं पता चलती है। तो क्या उस परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं? तो वो परफॉर्मेंस मेजर करने की व्यवस्था होती है इंस्पेक्शन। तो क्या कोई व्यवस्था इंस्पेक्शन के से रिलेटेड है कि नहीं? तो ये छठा हमारा जो मेजर्स होता है वह है
कि क्या इम्प्लीमेंटेशन को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, मैकेनिज्म है कि नहीं, ताकि उसके सक्सेस को जस्टिफाई किया जा सके। तो सक्सेस को जस्टिफाई करने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है कि नहीं, तो इसके लिए इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई है। हर कानून में इंस्पेक्शन की बात की गई है, इंस्पेक्टर की बात की गई है, जो समय समय पर निरीक्षण करेंगे, चाहे क्लेम हो, कंप्लेंट हो या नहीं हो, उसके लिए भी अपने देश में बात कर दी गई है। और एक और जो है, जैसे हर स्टेट में रीजनल डिस्पैरिटी हम देखते हैं। हर स्टेट की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक तरह की नहीं है, तो जहां रीजनल डिस्पैरिटी होगा वहां एक ही तरह की प्रावधान हर जगह हो, तो हो सकता है कि कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और कहीं नॉर्मल हो सकता है, या कहीं नॉर्मल होगा और कहीं ओवर हो सकता है की जरूरत होगा। तो उसके लिए देखा जाता है कि क्या कुछ रीजनल डिस्पैरिटी को चेक करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून पारित की है तो वो तो पूरे देश को कंसीडर करके बनाएगी, लेकिन हर स्टेट की अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग होती है। तो क्या वैसे स्थिति में रीजनल डिस्पैरिटी को या जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसको डाइल्यूट करने के लिए उस कानून में पावर दिया गया है कि नहीं? तो यहां देखिएगा कि पावर टू मेक रूल्स है, पावर टू मेक रूल्स की बात की गई है। तो हर कानून में ऐसे लेक्चर में या ये देखने में लिखाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लेंथ भाग जाता है। तो आप कानून जब पढ़ते हैं, किताब पढ़िएगा तो देखिएगा पावर टू मेक रूल्स दिया गया है कि अगर राज्य सरकार समझे कि आपको उत्तर प्रदेश से मानिए 100 रुपया देने की बात है और महाराष्ट्र में आता है कि 100 रुपया तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है, वैल्यू है, 150 देंगे तो कुछ लगेगा, तो अपना 150 कर सकता है ताकि वो रीजनल डिस्पैरिटी का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। तो बहुत सारे कानून में देखिएगा कि पावर टू मेक रूल्स दिया गया है। तो पावर टू मेक रूल्स दे करके यही कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम लेवल फिक्स की है, अब इससे अगर और बेहतर बनाना है अपने क्षेत्र में आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यह भी एक प्रोग्रेसिव इंडिकेशन है कि हम आपको अलाउ किए कि हम 100 रुपया दे रहे हैं, आपको 200 देने का मन है तो 200 दीजिए अपने क्षेत्र में, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हम 100 रुपया कह रहे हैं देने के लिए, तो आप 90 रुपया नहीं कर सकते हैं, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ ये भी है कि सरकार जो है वो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रावधान है, उसमें राज्य सरकार को भी नियम बनाने के अधिकार दे दिए गए हैं। और ये अधिकार जो है आपको पॉजिटिव मैनर में हमेशा यूज करना है। तो ये भी प्रगतिशील विचारधारा है कि वो 100 रुपया दिया और हम 50 रुपया लौटाएं तो ये प्रगतिशील नहीं है, और 100 रुपया दिया हम 100 से अधिक लौटाएं ये प्रगतिशील दिखाई देता है। तो यहाँ ये भी चीज है कि बहुत सारे कानून में आपको सरकार द्वारा राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति दे दी गई है। एक दो कानून हैं जो आप पढ़े हैं, जैसे ESI एक्ट। तो ESI एक्ट में पावर तो नहीं दिया गया है नियम बनाने का, लेकिन ये कहा गया है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा संस्था है जहां ESI एक्ट को लागू कराना चाहते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके वहां लागू करा सकते हैं। तो ये दे दिया गया है। इसी तरह से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट में नियम बनाने की शक्ति नहीं दी जाती है, लेकिन वहां भी कहा गया है कि आप जहां भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट लागू कराना चाहते हैं, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, कमर्शियल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, आप लागू करा सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि ये मैंने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप अपने स्टेट के देखिए स्थिति और उस हिसाब से और बेहतर बनाना है तो आप बनाइए, आपको हम पावर दे रहे हैं। तो ये सब दीज आर द पैरामीटर्स, ये पैरामीटर है
कि किसी भी कानून को प्रगतिशील कहने के लिए। तो अब यहां दूसरा कहता है कि बट इनइफेक्टिव, लेकिन क्या है, निष्प्रभावी है, अप्रभावी है। तो बस अब वही जो कॉजेज ऑफ फेलियर है उसी से हम ला करके थोड़ा थोड़ा दो लाइन यहां डील करेंगे। कि जैसे यहीं देखें, पावर टू मेक रूल्स, हमको पावर तो है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं करें टाइम टू टाइम, तो फिर से वो निष्प्रभावी हो जाएगा। इसी तरह यहां देखिएगा, इंस्पेक्शन की बात तो है, इंस्पेक्टर बहाल करते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर जो है वो ओवरलोडेड हो, यानी उसको एडिशनल पावर मिला हो, तो पहले जिसके लिए वो बहाल हुआ है जो मेन वर्क है वो करेगा कि एडिशनल वर्क करेगा, तो इंस्पेक्शन टाइमली नहीं होता है। तो इस तरह के जो उसके आलोचनाएं हैं, कमियां हैं कानून की, मैंने उसके जो आलोचना है कि क्यों कानून असफल है, उस चीज को यहाँ दो लाइन डील कर देंगे। और तब लास्ट में कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एफोर्सेड डिस्कशन, मैंने उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस आर प्रोग्रेसिव बट द लेजिस्लेशंस आर नॉट होली इफेक्टिव। हम ये नहीं कहेंगे कि इनइफेक्टिव है, कहेंगे कि नॉट होली इफेक्टिव, यानी पूर्णतः प्रभावी नहीं है। समझे? तो यहाँ क्वेश्चन कहता है इनइफेक्टिव कह दीजिए, लेकिन हम इनइफेक्टिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि नॉट होली इफेक्टिव। समझे? कि हम पूर्णतः इफेक्टिव नहीं है। इनइफेक्टिव मतलब 0% इफेक्टिव, तो यहाँ हम कहेंगे कि बट नॉट होली इफेक्टिव टिल टुडे, आज भी ये पूर्णतः प्रभावी नहीं है। समझे? अब पूर्णतः प्रभावी नहीं है तो 10% कम है, 20% कम है, बस उसको डोल्ड्रम में रख देंगे। लेकिन इनइफेक्टिव कहने का मतलब हम लॉक कर रहे हैं कि 0% इफेक्टिव है, तो हम लोग यहाँ ये नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे बट नॉट होली इफेक्टिव। बोलिए और कोई इसमें? हेलो हेलो सर। हाँ सर इस कानून में जैसे सब निगेटिव, इसमें ये सब जो है, इसमें पॉजिटिव भी कुछ दिखा सकते हैं कि ये सब प्रभावी है, लिख सकते हैं पॉजिटिव, कोई पॉइंट? हाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन ये तो ऊपर वाला जो है ना प्रगतिशील, तो प्रगतिशील मैंने पॉजिटिव लिखिएगा। कहता है इनइफेक्टिव, तो इनइफेक्टिव में थोड़ा उसके कमजोरी को, जो पॉइंट है क्यों सफल नहीं है, उसके थोड़ा पॉइंट्स को डील करके तब लिखिए कि उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय श्रम कानून प्रगतिशील है लेकिन पूर्णतः प्रभावी नहीं है। हम निष्प्रभावी शब्द नहीं कहेंगे, निष्प्रभावी का मतलब होता है 0% इफेक्टिव, तो हम ये नहीं कहेंगे निष्प्रभावी है, कहेंगे कि लेकिन यह पूर्णतः प्रभावी नहीं है। समझे? इस संदर्भ में हाँ सरकार को कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा सेकंड दूसरा पार्ट, टेस्ट नंबर 2 एक ही है। अच्छा एक ही है, तो 5 मिनट आप लोग वेट कीजिए, पूछ लीजिए उनसे।